और ये एक बहुत, मैं क्या बोलूं, कॉमन प्रॉब्लम, आम समस्याएं है हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों की, छोटे छोटे हिस्सों की, जिससे सब कोई पीड़ित है। और जहरीला पानी जब कहीं इकट्ठा हो जाता है वो किस कदर जानलेवा साबित होता है, इसकी ये खास रिपोर्ट दिल्ली के नजदीक बागपत से, वहां के एक गांव से हमारे लिए लेकर आए हैं परिमल। और परिमल की इस रिपोर्ट के हम जरिए समझेंगे कि पानी के जमा होने से, पानी के जहरीले हो जाने से लोगों को किस तरह से कैंसर हो रहा है। और मुझे नहीं पता कि एक बड़े सफाई अभियान के दौर में इन पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपंगता का शिकार हो रहे हैं, ढेरों बच्चे मारे गए हैं और लोग कैंसर पीड़ित हो रहे हैं। जरा गौर से समय निकालकर इधर उधर अपना दिमाग और मन मत भटकाइएगा। इस रिपोर्ट को परिमल की देखिए। 2 साल के भीतर कैंसर की वजह से सैकड़ों मौतें और गांव के बच्चों में महामारी बनती अपंगता की खबर जब एनडीटीवी ने दिखाई तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने हरकत में आते हुए इस पूरे मामले पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। 100 मरीज जो है इसमें मर भी चुके हैं। ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं सब की सब बंद होनी चाहिए। किसी भी सैंपल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं पाएगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 है। एनजीटी ने नोटिस दिया है भारत सरकार को, साथ में दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और आपके ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो यूपी मिनिस्ट्री का है उन्हें। और इसकी अब जो अगली तिथि है सुनवाई की वो 17 दिसंबर लगाई गई है। जन्म के 14 साल बाद भी विकास पिता के सहारे का मोहताज है। वक्त भले बदला हो लेकिन हालात और मजबूरी नहीं बदली। 8 साल की नेहा किसी तरह खड़ी भले हो जाए लेकिन चल नहीं पाती। 39 साल का धर्मवीर भी घाट पकड़ चुका है, दोनों पैर और हाथ ने साथ छोड़ दिया। बागपत के गांगनौली गांव में ऐसे लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है। जब मामले की तहकीकात की गई तो पता चला पूरा गांव ही पानी का मारा है। ऐसे तो हैंडपंपों से गिरता पानी भले दिखने में साफ लगे, लेकिन बीते 2 सालों में करीब 100 लोगों की मौत सिर्फ कैंसर से हो चुकी है और गांव में पैदा होने वाले बच्चे मंदबुद्धि की भी शिकार हो रहे हैं। एलर्जी वगैरह तो बड़ी सामान्य सी बात है। कम से कम 100 मरीज जो है इसमें मर भी चुके हैं। कितने साल के भीतर? 2 साल के अंदर कैंसर से। हाँ जी। बचपन में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है। वो जो है क्रिपल पैदा हो सकते हैं, उनको न्यूरोपैथी हो सकती है, उनको एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। इतनी समस्याओं के बाद जमीन के भीतर की पानी की जांच लाजमी थी, लेकिन जो नतीजे आए वो दिल दहलाने को काफी थे। पानी तकरीबन हर तरीके और स्तर पर प्रदूषित निकला। लेड, निकेल, मैग्नीज सरीखे हेवी मेटल के अलावा क्षारीयता यानी एल्कलिनिटी, पूरी तरह घुले ठोस, कठोर जल के रसायनों के साथ कोलीफॉर्म का भी बेहद ऊंचा स्तर पाया गया। पानी पिलाना पुण्य का सबब है, लेकिन भला पुण्य कैसे कमाएं? जल ही जीवन है, लेकिन इलाके के पानी की रिपोर्ट इस बात को कहने की इजाजत नहीं देते। सवाल है कि जमीन के भीतर मौजूद पानी में जहर घुला कैसे? जवाब गांव से सिर्फ 200 मीटर दूर बहने वाली हिंडन से मिला, जिसके पानी को उसके आसपास मौजूद कल कारखानों और फैक्ट्रियों ने जहरीला बना दिया है। हिंडन में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 7500 मिलीग्राम तक मिला, जबकि सीमा 200 मिलीग्राम प्रति लीटर की है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 11,290 मिलीग्राम प्रति लीटर तक है, 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 7350 मिलीग्राम तक है, जिसकी सीमा 100 मिलीग्राम है। ऐसे ही 1 लीटर में अधिकतम 2 मिलीग्राम सल्फाइड की जगह 285 मिलीग्राम मौजूद है। पानी में लोहे की मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की जगह 38 पहुंच चुकी है। इसके अलावा पानी में पारा और फ्लोराइड की मात्रा भी काफी ज्यादा है। लगभग 50 जगह सैंपल लिए, जिला गाजियाबाद बॉर्डर से लेकर सहारनपुर बॉर्डर तक, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिले से और अलग अलग उससे सैंपल लिए गए। और इसमें किसी भी सैंपल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं पाएगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 है। पानी के नाम पर जहर ढोने का काम सिर्फ हिंडन ही नहीं करती, दायरे में कृष्णा और काली जैसी सहायक नदियां भी है। इस सभी का पानी आखिर में ग्रेटर नोएडा के पास यमुना में चला जाता है। 0 इफेक्ट, इसको बिल्कुल एक वॉर फुटिंग पे लेने की जरूरत है। ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं
सब की सब बंद होनी चाहिए इमीडिएटली। उत्तर प्रदेश के बागपत से कैमरा पर्सन पवन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ यहाँ पर मनोज मिश्रा जी भी मौजूद हैं जो कि कन्वीनर हैं यमुना जीए अभियान उस बात के। चंद्रवीर सिंह साहब मौजूद हैं जो कि एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं पॉल्यूशन बोर्ड के। परिमल हमारे जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाह रहा था और वो इस बात से जुड़ी थी कि जब मैं नासिक में था और गोदावरी के तट पर वहां के पानी की समस्या जब मैंने सुनी और जानी तो पता चला किसी को गंगा की सफाई के अभियान से ऐतराज नहीं है, उसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, लेकिन तब आप अंदाजा लगाते हैं कि बाकी नदियों का बाकी जगहों का क्या हाल है। मनोज मिश्रा जी, क्या समस्या है जिसका निदान करने की तुरंत जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हमको अपना जो कानून है जी, उस कानून को ढंग से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर ये कोई भी चीज ना हो, अगर वाटर एक्ट ढंग से इम्प्लीमेंट हो, आप क्योंकि अपने ही बनाए हुए कानून को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सब समस्याएं सामने आ रही हैं। अभी हमने एक छोटा सा स्टडी कराया था जी। हिंदुस्तान के टॉप 50 सिटीज पॉपुलेशन के हिसाब से, टॉप 50 सिटीज की जितनी भी लाइफलाइन रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनकी क्या स्थिति है। एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां की नदी नहाने योग्य भी हो, पीने के तो दूर की बात है। बाप रे, सब के सब जहर घुला हुआ है और सब के सब इस तरीके से जहर फैला रहे हैं। ये स्थिति नहाने योग्य नहीं है, नहाने पीने योग्य के पानी भी की तो नहीं। दूर की बात है, नहाने ये उनका। चंद्रवीर सिंह जी, क्या निदान क्या है? निदान तो मैं ये बताऊं कि लक्षण ये है कि आज भी मैं सरोरा गांव में गया था जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट और बागपत के बॉर्डर पे है, और वहाँ पे पानी के सैंपल आज भी हमने लिए, टीम साथ गई थी। तो गांव के लोगों ने बताया कि इस नदी से जैसे ही गुजरते हैं उनके पैरों में खुजली हो जाती है और उनकी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, और मतलब पानी से साफ नहीं होते, साबुन साथ रखते हैं, साबुन से धोने के बाद तेल लगाया जाता है जिससे कि उनकी चमड़ी खराब ना हो। उस गांव में जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनका जो एंगल देखा पैरों का, पैरों सीधे होने चाहिए, उनके पैर 180 डिग्री पे जुड़े हुए थे। और जो पैदाश से दे आर फ्रॉम बाय बर्थ इनबोर्न है। और उसका निदान तो यह है कि जैसा मिश्रा जी ने भी बताया, हाँ। कि अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो, हाँ। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि साल 2 साल नहीं लगेंगे, 6 महीने के अंदर इसका निदान हो सकता है। 6 महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर अगर हाँ। सभी इंडस्ट्री वाले अपनी ये जिम्मेदारी समझें कि हम ये गुनाह निर्दोष लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आरटीआई में लिस्ट भी मंगाई है सभी इंडस्ट्रीज की। वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, सहारनपुर जिले की, मुजफ्फरनगर की, शामली, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद जिलों के लिस्ट मेरे पास है। जितनी हरियाणा में इंडस्ट्रीज हैं उतनी वेस्टर्न यूपी में, बागपत में और इनमें नहीं है। लेकिन जो देखा गया, आज भी मैंने देखा, नदी के करीब 200 मीटर दूर से बदबू आनी शुरू हो जाती है, और लोग कहते हैं कि शाम के समय वे लोग वहां पे सो नहीं सकते। अगर हवा पूरब से पश्चिम की तरफ है और गांव की दिशा उस साइड में है तो उनको गांव छोड़ के दूर सोने जाना पड़ता है। उनके पशु मर रहे हैं। अभी मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें करीब 11 पशु कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ महीने के अंदर गरीब लोगों के मर गए। गरीब मजदूर और गरीब किसान इस बहुत ही भयंकर समस्या से पीड़ित हैं, और अगर इसका कोई निदान नहीं हुआ तो यहाँ पे भयंकर महामारी फैलने का खतरा है। ठीक है, भयंकर महामारी फैलने का खतरा है। परिमल, जब आप रिपोर्ट कर रहे थे वहां पर, आपको क्या लगा कि स्थानीय प्रशासन जो है, लोग जो है, उनको कतई भी इस बात का अंदाजा है कि वो अपने घर के बगल से बहने वाली नदी के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए विज्ञान, एक ही चीज़ मुझे जो समझ में आई, कुछ देर लेकर कैमरा जब हम उस गांव में पहुंचे तो लगा कि गांव वालों को कोई भगवान आ गया हो, हमारी सुनवाई हो जाएगी। हम जो फरियाद इतने दिनों से लेकर बैठे हुए हैं, जिस तरीके की बीमारी फैल रही है यहाँ पर, और हर घर से लोग निकलने शुरू हो गए। महज 10 से 15 मिनट के भीतर जिस कॉलोनी में, जिस इलाके में हम लोग घूमते चले गए अभिज्ञान, उस घर से लोग निकलने शुरू हो गए और उन्होंने अपनी तकलीफें बतानी शुरू कर दी। वहीं से बात निकल कर आई कि कैंसर के कैसे मरीज यहाँ पे हुए और 100 लोगों की मौत हो चुकी है।
बच्चे अपंगता के शिकार हो रहे हैं। वो बच्चों की तस्वीर भी हमने दिखाई। हालांकि हमारे पास ये समय सीमा की चुनौती जरूर होती है, हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते थे, लेकिन हमें ये ज़रूर एहसास हुआ कि जो भी घर है यहाँ पर, उसमें कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे इस तरीके की बीमारी वहाँ पर ना हो रही हो। पहली नंबर चीज़। दूसरी नंबर चीज़ ये कि गाँव वाले ये बताते हैं कि 15-20 साल पहले जो नदी की हालत थी, उसमें आप आराम से अगर कुछ भी अगर डालें नीचे तो वो दिखाई देती थी, या तो मछली हो या जीव जंतु हो वो दिखता था, कोई सामान गिर जाए तो वो दिखता था। आज नदी इतनी काली हो गई है और सारा जो वजह है वो आसपास की जो इंडस्ट्रीज है, जो ग्राउंड से चोरी छुपे जो है वो हिंडन में पानी डालने का काम कर रही है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। और यहाँ पे समझना लाजमी कि कृष्णा, काली और हिंडन की जो बात हो रही है, और यहाँ पे यमुना की बात हम करते हैं, ये सारी नदियां जो है हिंडन में आकर मिलती है और हिंडन ग्रेटर नोएडा के पास आके यमुना में मिलता है। यानी कहीं ना कहीं अगर इसके असर को टटोला जाए तो हो सकता है कि एनसीआर के इलाकों में भी इसके असर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भी उसका असर देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, सबूत होना चाहिए, वो पुख्ता सबूत जो चंद्रवीर सिंह ने हमें अवेलेबल करवाया, जो सैंपल की रिपोर्ट है, अगर आप उसे देखेंगे तो इतना चौंकाने वाला रिपोर्ट है कि आखिर अगर प्रशासन नहीं सो रहा है तो फिर नदी में इस तरह का जहर घुला कैसे, और इसमें एक दिन का वक्त नहीं लगा होगा, ये काफी लंबे अरसे से हो रहा है और इसमें कोताही जरूर बरती जा रही है प्रशासनिक लेवल पे। जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो सही से मॉनिटर नहीं कर रहा है, वो सही से देख नहीं रहा है, जिसकी वजह से नदियां दूषित हो रही है और उसका असर साफ तौर पे साग सब्जियों से लेकर दूध तक पर भी पड़ेगा। कारण कि इसी पानी से लोग सिंचाई करते हैं आसपास के गाँव में। उसके बाद जो मवेशी जो चारा चरते हैं वो इसी पानी से पैदा हुआ चारा होता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम लोग भी यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन सब्जियां वहां से हो सकता है कि दिल्ली भी पहुंच रही हो और किसी न किसी रूप में हम भी प्रभावित हो रहे हैं। मनोज जी, दूसरी बात, जब आपने कहा कि वाटर एक्ट अगर सही तरह से लागू हो जाए, आपने कहा 6 महीने में आप इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होने की? एक शिकायत हो गई है, मामला चूंकि वो टिपिकल तरीके से कहा था साहब मीडिया में उठ गया तो लोगों के नजर में आएगा, चलिए आप वो भी हम मान लेते हैं। इसके बाद क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। जीरो इफेक्ट का मतलब है कि हम अपने वाटर बॉडीज को, हम अपने एयर को पॉल्यूट नहीं होने देंगे। नाउ यू मस्ट वॉक द टॉक, यू मस्ट। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन सब इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स बनाए नहीं है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स नहीं लगाए गए होते तो उनको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलता ऑपरेट करने के लिए। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लगे हैं पर काम नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट दैट दे मस्ट वर्क। तो कोई, जैसे आपने कहा 6 महीने में, बिल्कुल 6 महीने क्यों, 3 महीने में हो सकता है। जस्ट इंश्योर दैट ऑल द पॉल्यूशन अबेटमेंट मेजर्स एक्चुअली वर्क। और उसके लिए स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। दूसरी, हाँ, जीरो डिस्चार्ज। कोई भी इंडस्ट्रियल वो हो एस्टेब्लिशमेंट, वहां से किसी भी प्रकार का एफ्लुएंट, ट्रीटेड और अनट्रीटेड, वो आसपास की नदी में नहीं जाना चाहिए। दैट इज एज पर द वाटर एक्ट। तो देखिए, हम बात करते हैं कि इस देश के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है। अरे, ऐसे बच्चों के साथ हम डेमोग्राफिक एडवांटेज की बात करेंगे क्या? वी हैव टू लुक इनटू फ्यूचर। हम 50 साल आगे की बात कर रहे हैं, हम 25 साल आगे की बात कर रहे हैं। नॉट दिस वे, प्लीज।